हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट से। 1 मिनट में रिवीजन, पहले पिछले दिन का, उसके बाद आज की करंट अफेयर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में। पूरी लिस्ट हम लोगों ने कल देखी थी। इनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को। फरवरी 2024 में साइबर क्राइम रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत को 80वें स्थान पर रखा गया। ये रिपोर्ट कैस्परस्की ने जारी किया था। विश्व चिंतन दिवस प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी ओडिशा में देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का इतिहास रच दिया है बाबर आजम ने। कल गलती से 217 टाइप हो गया था, 217 के बजाय 271 पारियां, याद रखिएगा। 271 पारियों में इन्होंने ये 10,000 रन बनाए हुए हैं। 7-1 की जगह 1-7 हो गया था, तो ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है। और अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हिमालयन बास्केट लॉन्च किया हुआ है। फोन पे ने गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए एक इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं प्रोफेसर अदिति सेन डे। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश हो गया है भारत। भारत ने चीन को पीछे कर दिया है, भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज और पीडीएफ का आप फायदा उठा सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो। सभी पीडीएफ, सभी क्विजेज, हर एक, चाहे मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा शुरू हुआ? ये महोत्सव दोस्तों तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में मनाया जाता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव या मेदाराम जतारा महोत्सव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तेलंगाना के मेदाराम में आयोजित होता है। ठीक है, तो मेदाराम जतारा महोत्सव के नाम से भी याद रखिएगा। बहुत बड़ा महोत्सव होता है, बहुत बड़ा ये मेला होता है। एक्चुअली में कहा जाता है कि कुंभ मेले के बाद दूसरे स्थान पर इसका नंबर आता है। मतलब कुंभ मेला में आप जानते हो सबसे ज्यादा भीड़ होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ मेला, खास करके प्रयागराज का कुंभ तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो उसके बाद मेदाराम जतारा जो है ये दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो 4 दिवसीय ये मेला है समक्का सरलम्मा जतारा। ये आदिवासी उत्सव शुरू हो चुका है तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में, इसीलिए इसे मेदाराम जतारा महोत्सव भी कहते हैं। अनुमानित तीर्थयात्री यहाँ पर बताया जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा है। अब आप सोच लो कितनी भीड़ होगी। 1 करोड़ से ज्यादा इसमें आने वाले हैं। 23 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आएंगी, शिरकत करेंगे मेदाराम जतारा महोत्सव में। मेदाराम जतारा बेसिकली एक माँ और एक बेटी की कहानी है जो अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ती हैं। उन्हीं का नाम था समक्का और सरलम्मा। तो समक्का और सरलम्मा की कहानी है जो उनकी लड़ाई की याद दिलाता है, और इसीलिए इसका नाम समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव है। ठीक है, तो ये महोत्सव कह लो, उत्सव कर लो, ये मेला कह लो, तेलंगाना में होता है। तेलंगाना में पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में आया था, इसको आप जानिए। तडोबा कवल संरक्षण रिजर्व को यहाँ पर मंजूरी दी गई। गृह ज्योति योजना शुरू की गई। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण यहाँ पर हुआ है। 3D प्रिंटेड डाकघर अगर कहा जाए तो बेंगलुरु आप बताएंगे। कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यहाँ पर भारत का पहला शुरू किया गया। गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई। 1000 साल पुरानी एक अद्वितीय मूर्तिकला की खोज हुई यहाँ पर। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ की सुंदर इमारतों को। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल यहाँ पर शुरू की गई। और अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था उनमें एक राज्य तेलंगाना भी था, तो यहाँ के सीएम बने रेवंत रेड्डी। यहाँ पर आपको रेवंत रेड्डी दिखेंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होती है और तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून को, 2 जून 2014 को। उसके बाद ये जब अलग हुआ था तब बेसिकली ये 29वां राज्य बना था भारत का। हालांकि अभी एक राज्य कम हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अब एक संख्या कम हो गई है, तो इसलिए अब 28 राज्य हैं, लेकिन ये बना था 29वां राज्य। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है यहाँ पर। और लोकनृत्य में पेरेनी थांडवम बुनालू लोकनृत्य है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कंवल वन्यजीव अभयारण्य है। जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। विधानसभा में 119 सीटें हैं
लोकसभा में यहाँ से 17 सीट और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर क्राइम मामले सबसे अधिक हो रहे हैं? तो देखो, अभी कल मैंने कैस्परस्की की एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें दुनिया भर के देशों में देखा गया था कि किस देश में क्राइम रिपोर्ट, साइबर क्राइम जो है इसके मामले आ रहे हैं, साइबर अटैक्स कहां पर हो रहे हैं। उसमें भारत 80वें स्थान पर था। अब यहां पर एक रिपोर्ट भारत के संसद में भी पब्लिश हुई है और इसमें यह बात की गई है कि भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम देखे जा रहे हैं या साइबर अटैक्स के मामले आ रहे हैं। तो साइबर क्राइम के मामले में अगर राज्यों की लिस्ट निकाली जाए तो इसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश। इसमें साइबर क्राइम भी सबसे ज्यादा हो रहा है। और तो और मैंने एक चीज और बताया था कि कैंसर के मामले भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं और कैंसर से मृत्यु के मामले में भी सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, साइबर क्राइम के बारे में वैसे तो मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था कि साइबर क्राइम है क्या। जिनको नहीं पता है साइबर क्राइम क्या होता है, कल की वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा जी। इन्होंने संसद में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें ये बताए हैं कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं, साइबर क्राइम हुए हैं। बेसिकली अटैक तो ये हुआ कि आप पर साइबर आपका हैकिंग किया गया हो, ये एक प्रकार से साइबर अटैक हुआ। लेकिन साइबर क्राइम में आपसे ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो सकती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। आपको लिंक दिया गया, उसके बाद फिर आपने उस पर पेमेंट कर दिया या फिर आप उस लिंक पर क्लिक किए और वहां से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया। तो ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं यूपी में। तो 2 लाख से ज्यादा लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है जिसमें 721.1 करोड़ की ठगी की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ 2022-23 की बात है और सिर्फ एक राज्य की बात है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। देश में साइबर क्राइम के जो टोटल मामले हैं, आधे से ज्यादा केवल और केवल 5 राज्यों में ही देखने को मिले हैं, जिनमें से 3 राज्य तो मैंने आपको बता ही दिया। और विश्व वाला मैंने कल बताया था कि विश्व में भारत 80वें स्थान पर है अकॉर्डिंग टू कैस्परस्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जा रहा है। गोंडा एक जिला है उत्तर प्रदेश का और यहां पर देखिए फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, टर्टल को संरक्षित किया जाएगा, कछुओं को संरक्षित किया जाएगा। तो इसमें वन विभाग और टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन इंडिया, इन दोनों के सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। बेसिकली घाघरा नदी ही आगे चल करके सरयू नदी बन जाती है। इसी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। गोंडा जिला जो है ये कछुआ के लिए फेमस है। कछुआ में यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर होती हैं, पाई जाती हैं, इसलिए यहीं पर स्थापित किया जा रहा है ये संरक्षण रिजर्व। अब देखो, गोंडा आया हुआ है, पहले तो गोंडा के बारे में जान लो, उसके बाद कछुआ के बारे में बात करेंगे। गोंडा से अगर आपको याद हो तो अभी जब नवरात्रि थी तो देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह यहाँ पर हुआ था। ये यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है तो उसमें पूछा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह हुआ था नवरात्रि की टाइम पर, उसका नाम है शक्ति वंदन। ठीक है ना, शक्ति वंदन कार्यक्रम, शक्ति वंदन कार्यक्रम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यूपी वाले स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। 11,880 बेटियों को एक साथ भोजन वगैरह खिलाया गया था, कन्या पूजन किया गया था। विश्व कछुआ दिवस की बात करें तो ये 23 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र ये भागलपुर बिहार में खुला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आगे अब उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में कब कब चर्चे में आया था, क्यों क्यों चर्चे में आया था, उनको देखते हैं। अभी पीएम मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी थी। ये कहां पर रखी थी तो आप बताओगे, उत्तर प्रदेश के संभल में। देखिए, संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये ओडिशा में है, तो संभल याद रखना। साइबर क्राइम के मामले सबसे अधिक यहाँ पर है, कैंसर के मामले में भी सबसे अधिक है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये लागू कर दिए हैं। 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट ये लॉन्च किए हैं और ये अभी आरओ एग्जाम में आपके पूछ लिया गया था। ठीक है। अयोध्या में यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्रेन विकसित करने वाला पहला शहर है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई। अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। और अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया। पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। राम मंदिर पर मैंने आपको वीडियो दी है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से टॉप 25 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यमुना नदी पर प्रयागराज में खोला गया। गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और अयोध्या को अब सोलर सिटी, यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैसे भारत की पहली सोलर सिटी आप जानते हो सांची में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो अगर दोस्त यहाँ पर वीडियो देख रहे हो आप, ये चीजें मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, इसलिए मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो में कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखनी है। अगर आप रेगुलरिटी बना कर रखोगे तो ये भी चीजें आप भी अपने ऐसे ही मेरे ही रिदम के साथ पढ़ते चलोगे और रिकॉल करते चलोगे। इसलिए रेगुलरिटी जरूर बनाकर रखो। ये नहीं कि 2 दिन यहाँ देखे 2 दिन वहां देखो, एक ही जगह देखो, चाहे यहाँ देखो चाहे कहीं और, चाहे कहीं और, चाहे कहीं और, जहां आपको पसंद आए, जिसकी बोली भाषा समझाने का तरीका आपको पसंद है वहां देखो, लेकिन रेगुलर रहो, है ना। ये नहीं कि एग्जाम आया तो फिर शुरू किए देखना, उसके बाद फिर कहोगे कि बस एक ही बार में सब घूट की पिला दो। चलो उत्तर प्रदेश आप देखोगे तो मैप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लखनऊ इसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर है। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है और इकलौता ये नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में स्थित है ये दुधवा नेशनल पार्क। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है, ठीक है, इटावा लायन सफारी है। चरकुला नृत्य यहाँ का बहुत पूछा जाता है, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा, ये भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 208 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश जीके की जो वीडियो है वो मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर भी दिया हुआ हूँ, आप सर्च करके देखिएगा, यूपी वाले स्टूडेंट इनको देखिएगा ध्यान से, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी प्रकार की सीटों में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन, 2024 में फरवरी महीने में एडीबी ने किस राज्य में फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया? तो अभी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने गुजरात में फिनटेक की उन्नति के लिए, फिनटेक को बूस्ट करने के लिए $23 मिलियन का फंड दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा फंड है, एडीबी ने अप्रूव किया हुआ है। $23 मिलियन का लोन फिनटेक डेवलपमेंट फॉर गुजरात। गुजरात की गिफ्ट सिटी आपने जरूर सुना होगा। गिफ्ट सिटी मतलब आप समझो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसे कहते हैं, और ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई गई है, मतलब ये एक प्रकार का समझ लो अर्थव्यवस्था का हब है, फाइनेंस टेक सिटी है ये। तो इसी के अंतर्गत फिनटेक, शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन सबको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एडीबी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर $23 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। गिफ्ट सिटी के भीतर एक व्यापक, टिकाऊ और जलवायु लचीला अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करना इसका उद्देश्य है। एडीबी के बारे में अगर बात करें तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मत्सास्गु अस्कवा इसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों की संख्या है 68, ठीक है ना, 68 इसके सदस्य देश हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अभी एडीबी कुछ दिन पहले भी चर्चे में आया था जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के लिए इसने $200 मिलियन की ऋण की घोषणा की थी। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी संरक्षण के लिए इसने दिया था $200 मिलियन का, ठीक है, $200 मिलियन, इसे ध्यान रखना। आगे गुजरात आया है, गुजरात के बारे में देख लो। गुजरात आपको यहाँ पर दिखेगा। गुजरात में दोस्तों ये तटीय रेखा सबसे ज्यादा है, इसकी कोस्टल बॉर्डर भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर वाला राज्य है गुजरात, ठीक है। राजधानी इसकी गांधीनगर है और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, और आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है। इसके अलावा यहाँ पर कांकरिया झील है, नल सरोवर है, थोल झील है, हमीर सरोवर है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पर एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पूछा जाएगा आपसे एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में। अगर पूछा जाएगा कि बताओ सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में बताओगे। वंशधर नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर गरबा, डांडिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में यहाँ से जाती है 26 और राज्यसभा में यहाँ से जाती है 11 सीट। अगला, हाल ही में किसके द्वारा एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट, इन दोनों ने मिल करके एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडियन स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है। इनका मकसद है भारत में कैसे बूस्टअप लाया जाए एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। तो इसके लिए ये यहाँ पर कर रहे हैं, इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं जो भारतीय स्टार्टअप को मजबूत करेगा। भारतीय स्टार्टअप मजबूत होंगे एआई में तो यानी कि यहाँ पर एआई के प्रति इनोवेशंस की संख्या बढ़ेगी। भारत में 1100 एआई इनोवेटर्स की स्क्रीनिंग के लिए ये डिजाइन किया गया है, पूरा इम्पेल एआई प्रोग्राम जो है।
इम्पेल का फुल फॉर्म भी होता है आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिसमें आई क्रिएट तो एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट भी एक संस्था है जिनकी साझेदारी से ये चीजें हो रही हैं। आई क्रिएट एक नाम है कंपनी का, तो इन दोनों का प्रोग्राम है ये, और इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मतलब ये इम्पेल एआई जो है ये एक फुल फॉर्म है जो बना हुआ है, जिस नाम से ये लाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो बिल्लू भाई बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। सत्या नडेला वर्तमान में सीईओ हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। हालांकि ये इनकी पुरानी भी पहल रह चुकी है, इन्होंने अनाउंसमेंट कई बार इससे पहले भी किया हुआ है। बैगलेस स्कूल पहल क्या है? बैगलेस स्कूल पहल बेसिकली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट के बैग के बोझ को कम करने की एक पहल है। साथ ही साथ बैगलेस है भाई, तो ऐसा तो है नहीं केवल बोझ कम होगा, एक दिन सप्ताह में बैगलेस भी यहाँ चलेगा। मतलब सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जब बैग लेकर के ना आना हो स्कूल, है ना। ये योजना बहुत जबरदस्त है, हम लोग के टाइम पर क्यों नहीं थी। फिलहाल 2024-25 के आगामी शैक्षणिक सत्र में ये सप्ताह में एक बार ये नीति लागू होगी कि बैग नहीं ले जाना है। साथ ही साथ में जो बाकी के दिन हैं उनके लिए भी एक लिमिट रखी गई है कि आपका बैग कितना भारी हो सकता है। मतलब कॉपी और किताब और बैग आप सबका पूरा का पूरा वजन एक अप्रोक्सीमेट लगा करके बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 का अगर स्टूडेंट है तो उसका बैग का बोझ 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक के बीच का होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक है 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मतलब बोझ भी कम रहे। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश पिछले दिनों में कब कब चर्चे में रहा, क्यों क्यों रहा? तो दोस्तों वही मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण आयोजित हुआ। खजुराहो मंदिर आप जानते ही हो। और देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली। मैंने रानी दुर्गावती से बताया है कि जब भी रानी दुर्गावती का नाम आए तो आप मध्य प्रदेश जान जाइएगा। ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया गया 2023 में, और राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। दमोह में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर अटल बिहारी जी के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है यहाँ पर। इसके अलावा आप जानते हो कि ये लाडली बहना योजना, लाडली बहना 2.0, ये सभी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सभी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। मामा जी जब थे तब ये योजनाएं चला करती थी। 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनमें एक राज्य ये भी था। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के नए सीएम बनकर के आए हुए हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो भोजताल है, साके सागर है, दोनों ही झीलें बहुत पूछी जाती हैं, साके सागर तो खास करके। और यहाँ पर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है भारत में। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, कान्हा के स्लीप, संजय, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। यहीं पर है दोस्तों कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क का नाम याद रखना, यहीं पर तो चीते लाए गए हैं। जो चीते लाए गए हैं नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से, वो कुनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं। असीरगढ़ दर्रा भी है यहाँ पर। मटकी नृत्य बहुत फेमस है। कर्मा नृत्य भी है फेमस, तितली नृत्य है। इसके अलावा तानसेन महोत्सव, खजुराहो महोत्सव मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ग्वालियर में दोस्तों अभी ड्रोन महोत्सव हुआ था, ड्रोन मेला आयोजित किया गया था पहला, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी मध्य प्रदेश से अगर सीट की बात करें तो विधानसभा में 200 सीट है यहाँ पर, और 55 जिले हैं। लोकसभा में यहाँ से 29 सीट जाती है और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है। दोस्तों किताब अगर आप लेना चाहते हो तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हो। यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है 17 मार्च को, तो उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र बुक ही काम आने वाली है आपको। आरओ का एग्जाम हुआ, हालांकि वो पेपर लीक हो गया, उसके लिए तो मतलब क्या बताया जाए, लेकिन जो पेपर बना था पेपर ठीक ठाक बना था और क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले थे पूरे के पूरे। तो आपको क्या करना है, डिटेल कंटेंट पढ़ना है। उस समय भी मैंने आपको समझाया था कि भाई देखो वन लाइनर के चक्कर में ना पढ़ो, डिटेल कंटेंट जो पढ़ करके गया था उसकी बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बढ़िया लेवल के पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद स्टैटिक जीके, जो रिलेटेड स्टैटिक जीके होता है वो भी आपको बताया जाता है। तो इसलिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। अभी के लिए आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। अमेजन पर आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, जा करके आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और ये आपके चैप्टर्स हैं, डिटेल कंटेंट है, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस, सब कुछ है यहाँ पर। आगे, किस देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने स्पेस सेक्टर में 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है।
फाइनली बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बाद, बहुत सारे दिन इंतजार करने के बाद ये मंजूरी मिल गई है कि अब एफडीआई जो है ये स्पेस सेक्टर में भी परमिटेड है थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ध्यान रहे 100% एफडीआई लिया तो जा सकता है लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद। ठीक है, तो इंडिया ने ये ओपन कर दिया है स्पेस सेक्टर के लिए। अब इसको अच्छे से समझो। देखो क्या होता है कि एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करता है डायरेक्टली किसी कंपनी में हो या किसी संस्था में, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो वो एफडीआई होता है। इवन अगर मान लो कि भारतीय जो मजदूर हैं या जो इंजीनियर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो जाकर के अगर बाहर कमाते भी हैं, अपनी सैलरी अपने घर वालों को भेजते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत ही कर रहा होता है। तो एफडीआई जो है ये अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है, अपना फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है। तो एफडीआई हम लोग इसको मंजूरी दी है 100%, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं स्पेस सेक्टर में। इसका मतलब स्पेस की जो अपनी कंपनियां हैं स्पेस सेक्टर की, उसमें भी कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी इन्वेस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू 100% का निवेश कर सकता है, लेकिन उसको भारतीय सरकार की अनुमति चाहिए होगी। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। ठीक है, अब मतलब साफ साफ जाहिर है, आप समझ ही रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से कोई कर नहीं सकता है, बाकी देशों वाले कर सकते हैं। अब साफ साफ थोड़ी ना बोलेंगे कि चाइनीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, पाकिस्तान की औकात ही नहीं है इन्वेस्ट करने की, वो खुद ही मांगने लगे हैं भाई। तो फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा बात करूं स्पेस सेक्टर की भारत की, तो देखो इसरो तो पूरा धूम मचाया हुआ है। इसरो का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। आज ऐसा स्थिति आ गई है कि इसरो आज टक्कर अपना दे रहा है नासा वगैरह से, ठीक है ना, और सीएनएस से, चाइना की स्पेस एजेंसी से। इसरो तो ये अपर लेवल पर, ये गवर्नमेंट का है। इसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट की भारत की कुछ, तो आप देखो अग्निकुल कॉस्मोस को आप ध्यान रखना, ये भी आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाली है, भारत की स्पेस एक्स कही जाती है। इसके अलावा स्काई रूट भी ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ये दोनों भी बहुत तेजी से चल रही हैं। आगे मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो देखो मॉर्गन स्टैनली ने अपना एक बार फिर से अनुमान जारी किया है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यानी ये जो वित्तीय वर्ष जो अभी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, वो उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट ये बता रहे हैं 6.5% रहेगी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जीडीपी ग्रोथ रेट टू स्लो डाउन टू 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। मॉर्गन स्टैनली एक संस्था है, रेटिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इन्होंने ये रिपोर्ट घटाया, मतलब अपना ये अनुमान घटाया है। पिछली बार ये 6.9% अपना ये अनुमान बता रखे थे। अब समझो ये जीडीपी है क्या। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जैसे मान लो ये अपना देश है, अपना प्यारा भारत है। अपने प्यारे भारत के अंतर्गत, देश की सीमा के भीतर, देश के बॉर्डर्स के अंतर्गत किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब आप समझ रहे हो ना, 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष का 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से अगला साइकिल जो 31 मार्च तक का पूरा होता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में, किसी भी ऐसे वित्तीय वर्ष के बीच में, जितना भी देश के सीमाओं के अंतर्गत उत्पादन होता है, चाहे वो किसी सर्विस का हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन हो, उन सब के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, एक लाइन में आप समझो। किसी देश की सीमा के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में जितने भी उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का उत्पादन होता है, उसे ही कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है जी। और अगर किसी एक देश द्वारा जो उत्पादन होता है, चाहे वो विदेशों में भी जाकर के हो, तो उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी ध्यान रखना, बाकी आपको इकोनॉमी वाले क्लास में बताया जाता है। कुछ और जो हाल फिलहाल में अपने अनुमान जारी किए हुए हैं उनको भी आप देख लो 2024-25 के लिए। आईएमएफ ने बताया 6.5%, यूएन ने 6.2%, एडीबी ने 6.7%, गोल्डमैन सैक्स ने 6.5% और एसएनपी ने 6.4%। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इसको किसी को मत याद करना, ये सब जो है बदलते जाते हैं। किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध रेडियो हस्ती आमीन सयानी का निधन हो गया? तो दोस्तों बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब कि पॉपुलर अपने समय के ये रेडियो हस्ती रहे, रेडियो जैकी रहे, अमीन सयानी, इनका अभी निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। तो अमीन सयानी जी का अभी निधन हो गया है। 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों अपने समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये रेडियो जैकी थे, रेडियो जैकी ही कहेंगे, रेडियो उद्घोषक कह सकते हो हिंदी में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के स्वर्ण पदक से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है।
तो इनका अभी निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो अगले कुछ दिनों तक मैं आपको 9 ही क्वेश्चन देने वाला हूँ, कारण मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई की यात्रा पर निकल चुका हूँ और आगे कुछ दिनों तक मैं रहने वाला हूँ इधर, ठीक है, सिस्टर की शादी है, तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, फिर से लौटेंगे, और इस बार लौटेंगे तो डिजिटल बोर्ड पर लौटेंगे, ये पक्का वादा रहा, ठीक है ना। बहुत दिनों से आप लोग का इंतजार करवाए हैं, मुझे भी बहुत याद आती है। डिजिटल बोर्ड पर ही आने के बाद क्लास ली जाएगी और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, मतलब आपका अनुभव और ही शानदार रहेगा। पीडीएफ आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, एमजेटी ऐप पर भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, क्विज भी आपको टेलीग्राम पर और एमजेटी ऐप पर दोनों जगह कराई जाती है, तो वहां से सॉल्व कर सकते हो। वन लाइनर अगर रिवीजन चाहते हो तो वन लाइनर के रूप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन देना होता है तो मैं दे देता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सी पुस्तक शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, तो एन इरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिका, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये तीनों ही लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 के दौरान की थी। आज क्या बताना है, आज बताना है प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। कैसी लगी है वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।